नमस्कार दोस्तों। हम लोग सी टेट एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वर्ष 2019 अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। इसकी थीम जो थी वो थी हमारी जैव विविधता, हमारा खाद्य, हमारा स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये तीनों को मिला के ये जो थीम थी ये तीनों को मिला के थी। ठीक, अब अगला है, दूसरा क्वेश्चन है, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स के उदाहरण हैं, किसके उदाहरण हैं ये। सुक्रोज जानते हैं आप किसमें मिलता है, जो मीठा फल वगैरह होता है। माल्टोज है, लैक्टोज आपका दूध वगैरह में मिलता है। ठीक है, तो ये किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये हैं ओलिगोसैकेराइड्स के जो है ये उदाहरण है, ये जो तीनों हैं इसी के हैं। तो इसको भी देख लीजिएगा आप। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वसा का जल में अपघटन। अपघटन मतलब जो टूटना होता है उसी को किस एंजाइम के द्वारा छोटी आंत में होता है। कौन सा एंजाइम, एक चीज जान लो, जो चाहे प्रोटीन हो चाहे आपका वसा, वसा मतलब फैट, उन दोनों को एंजाइम ही तोड़ता है। जब पेट के अंदर जाएगा तो कैसे टूटेगा, जाएगा तो अंदर एंजाइम तोड़ेगा। तो कौन सा एंजाइम तोड़ता है, लाइपेज एंजाइम। ये क्या करता है, वसा को तोड़ देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मादा क्यूलेक्स के द्वारा कौन सा रोग संचरित होता है। ठीक है, तो जो मादा क्यूलेक्स होती है उसके द्वारा जो होता है फाइलेरिया होता है। फाइलेरिया में क्या होता है, पैर स्वेलिंग हो जाता। देखा होगा ना कि एक पैर बहुत मोटा सा स्वेलिंग है, वो फाइलेरिया की बीमारी होती है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, वायु द्वारा फैलने वाले संक्रामक रोग कौन कौन से हैं। जो वायु का क्या होता है, मतलब हवा के द्वारा संचरित होंगे। तो एक नया चीज आप इसमें तो ऐड नहीं किया है, कहीं अगर कोरोना ऐड कर दिया तो वो भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया तपेदिक टीबी, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टीबी, टीबी का रोग। ठीक है, टीबी, खसरा, काली खांसी। ठीक है, खांसता ना आदमी तो एक दूसरे के सामने रहता, तो हवा में ही उसके जीवाणु जो है ना वो क्या करते हैं, फैल जाते हैं, वो आपके फेफड़े तक पहुंच के हो जाते हैं। चेचक, जिसमें दाने निकलते हैं, डिप्थीरिया। तो ये हो गया टीबी, खसरा, काली खांसी, चेचक, डिप्थीरिया। और एक बहुत ध्यान देना, ये हो सकता है कि जो आपका इसमें एग्जाम्पल कोरोना का पक्का जोड़ दे। ठीक है, तो इसलिए ध्यान दे देना इसको भी। छठा क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव किस प्रकार होगा, मतलब हमारे जलवायु पे उसका प्रभाव किस प्रकार होगा। ग्लोबल वार्मिंग, जब धरती गर्म होगा, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग जलवायु पर क्या होगा, जलवायु का तापमान वृद्धि हो जाएगा। सारे लोग जानते हैं कि ये क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब तापमान वृद्धि। और तापमान वृद्धि में क्या होगा कि बर्फ वगैरह पिघलने लगेगी। हमारी अंटार्कटिका की ही अगर बर्फ पिघल गई तो कई तो स्टेट वैसे ही, जैसे महाराष्ट्र, इंडिया की बात लो तो महाराष्ट्र कोस्टल एरिया के तो कई सारे स्टेट तो डूब ही जाएंगे। ऐसे वर्ल्ड में ले लो तो पूरा यूरोप ही डूब जाएगा। तो ये प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला तो आप ही जान लो कि ग्लोबल वार्मिंग गर्म होगा तो बहुत सारा इसी का प्रभाव पड़ेगा। और ओजोन परत सुरक्षा किस चीज से करता है, पराबैंगनी किरणों से, या यूवी रेज दे दे तो वो भी मान लेना, दोनों चीज वही हुआ। पराबैंगनी हिंदी में बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट इंग्लिश में बोलते हैं, तो दोनों दे देता है, कुछ भी दे तो आपका यही होगा। ओजोन परत छिद्र के लिए उत्तरदायी है, किस कारण से ओजोन जो परत होती है ना, ओजोन में छेद हो गया कहते हैं। एक्चुअल छेद नहीं होता है, वो परत थोड़ी पतली हो जाती है, वहाँ जो गैसेस हैं वो थोड़ी कम हो जाती है, तो उसको छिद्र बोलते हैं। तो ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी कौन सा है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है, कौन सा उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ठीक है जी। और इसके बाद 9वां क्वेश्चन है, भूमंडलीय ताप वृद्धि को क्या कहा जाता है। अभी पढ़े थे कुछ देर पहले, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। 10वां क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है, किससे संबंधित है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस भूमंडलीय ताप, यही ग्लोबल वार्मिंग से ही रिलेटेड है, बस उल्टा करके बता दिया है, यही क्वेश्चन सेम है। ठीक है, ताप वृद्धि बोलो या ग्लोबल वार्मिंग बोलो, है वही चीज।
तो 9वां और 10वां क्वेश्चन एकदम सेम सा है। ठीक। और ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं जानते ही हो, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और मीथेन CH4 जिसको बोल दोगे आप, ठीक है, ये सारी, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन अभी ये पढ़ा था, ये भी ग्रीन हाउस गैसेज ही हैं। ठीक। तो ग्रीन हाउस गैसेज ये हैं, कौन कौन सी, यही सारी है। ठीक। उसके अलावा अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है, देखो नीचे पूछ भी लिया, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अभी बताया था, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, और नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इनसे इन्हीं के कारण जो है तापमान में वृद्धि होती है। ठीक है, क्योंकि इन पर ये क्या करती हैं गैसेस, एक तरीके से ऐसे लेयर बना देती है ना। तो अभी आपको मान लो ऐसे ऐसे नीचे से तापमान ऊपर जाना हुआ, तो ऊपर तापमान क्या होता है, प्रॉपर नहीं जा पाता है। ये गैसेस क्या करती हैं, बीच में ऐसे पूरा जाने नहीं देती, कुछ तापमान को रोक लेती हैं, तो इससे क्या होती है, धरती गर्म हो जाती है। ठीक है, ये कारण है, इसी कारण से होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रदूषण संबंधित है, पर्यावरण में प्रदूषण कौन कौन सा है भाई, 12वां क्वेश्चन। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण किस किस से संबंधित है, तो पहली चीज इसमें ध्वनि प्रदूषण आ जाता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, तीनों टाइप का प्रदूषण आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण। ठीक है, ध्वनि हो गया जो पों पों हारन वगैरह करते हैं, जल हो गया जो आप आजकल इम्प्योर जल पीते हो, उसमें आर्सेनिक वगैरह मिले होते हैं, वो सारी बीमारी होती है, वायु प्रदूषण देख ही रहे हो। ठीक है, 13वां क्वेश्चन है कि वायु का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रोलॉजी में हम क्या उपयोग करते हैं, वृक्षों का अध्ययन। ठीक है, वृक्षों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी में करते हैं। ठीक। सौर ऊर्जा का स्रोत कौन सा होता है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत न्यूक्लियर फिजन द्वारा। ठीक है, सौर ऊर्जा का स्रोत, देखो क्वेश्चन में पूछा गया, इससे कंफ्यूज मत होना। सौर ऊर्जा मतलब सूर्य कैसे चमकता है, कहने का ये मतलब है, पूरा आप समझो। ठीक है, 14वां क्वेश्चन, सूर्य कैसे चमकता है, सूर्य चमकता कैसे है, हाइड्रोजन और हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता लगातार, न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता, मतलब लगातार हाइड्रोजन और हीलियम टूटते रहते हैं। ठीक है, एक से टूटा दूसरा, दूसरे से टूटा तीसरा, ऐसे ऐसे करके ये बनता रहता है, इस कारण से लगातार ऊर्जा मिलती रहती है। सूर्य को भला कौन ऊर्जा देगा, सूर्य ऊर्जा का स्रोत होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, ऐसे ही वहां से ऊर्जा निकलती रहती है। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन है कि झूम और सीढ़ी नुमा किस प्रकार की खेती है, झूम और सीढ़ी नुमा लिखा रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये 15वां क्वेश्चन। तो ये खेती क्या प्रकार है, जब झूम बोलेंगे और सीढ़ी नुमा, जो पहाड़ी एरिया होता है, पठारी एरिया, उस सब एरिया में ऐसी खेती की जाती है पानी को रोकने के लिए। ठीक है, विटामिन C पाया जाता है किसमें, सारे लोग जानते हैं, आंवला, संतरा, जो भी खट्टा होगा, नींबू, ठीक है, मिर्ची, इस सब में क्या होता है, विटामिन C होता है। ठीक है, तो आज से आप लोग विटामिन C खाइए, बस मिर्ची ज़्यादा मत खाइए, बाकी सब खाइए। मिर्ची खाएंगे तो फिर विटामिन C मिलेगा, उसके साथ तीखापन भी रहेगा। अगला क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए 174 देशों का 192 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। ठीक है, 174 देश जो है 1992 में कहाँ पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया था, ब्राज़ील कंट्री में। ठीक है, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए किया गया था, कि सारी कंट्री साइन वगैरह किए थे। अगला क्वेश्चन 18वां, 2002 में पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट, पृथ्वी सम्मेलन पूछा जाता है। ठीक है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये है टेस्ले ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तालाब उदाहरण है किस चीज का, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। भाई तालाब हम लोग खोदते हैं ना, नेचर थोड़ी, नेचर से नदियाँ, समुद्र, ये सब बने हुए हैं, लेकिन जो तालाब है वो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है, जो इकोलॉजिकल सिस्टम कृत्रिम है,
खेत हुआ, जो खेत में खेती करते हैं हम लोग, वो भी कृत्रिम हुआ, तालाब भी कृत्रिम हुआ। हम लोग ये अपने आप से मनुष्य बनाता है। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है फंगी या कवक, जो रोटी वोटी रखो, 25 दिन की रोटी थोड़ा सीलन में रखी रहे, कवक दिखाई देगा, को खाद्य श्रृंखला में किस श्रेणी में रखा गया है? तो इसको रखा गया है डिकम्पोजिशन, मतलब चाहे कोई जानवर मर जाए या रोटी की जैसे मैंने बात की, बहुत दिन तक रखोगे वो क्या होगा, उसमें फफूंदी लग जाएगी, फिर धीरे धीरे वो सड़ जाएगा, तो ये डिकम्पोज कर देता, तोड़ के उसको नष्ट कर देता है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, नेत्रहीनों को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग संपूर्ण विश्व में किया जाता है? तो ये विधि है ब्रेन लिपि, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है। तो ये हमारा आज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन खत्म हुआ। इसको जल्दी जल्दी देखिए क्योंकि आप लोगों का पेपर आ रहा है, और बहुत जल्दी से देखिए, बहुत इजी है, फटाफट काफ़ी क्वेश्चन इसमें से पूछने वाले हैं। ठीक है, धन्यवाद।